हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 का जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व किया गया है। इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का फुल सोल्यूशन दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, उसमें 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दिया जा चुका है, जिसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, 2018, 2019 और 2020 के भी पेपर का आपको सोल्यूशन दिया गया है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस एबल प्राइज फॉर द ईयर 2020। अगर हम एबल प्राइज की बात करें तो एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स फील्ड में, और हर साल नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसे अनाउंस करता है। 2020 का एबल प्राइज किसको मिला? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हेलिल फर्स्टेनबर्ग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम एंड ग्रिगोरी मर्गुलस फ्रॉम येले यूनिवर्सिटी यूएसए। ठीक है फ्रेंड, अब हम 2021 की बात करेंगे। 2021 में एबल प्राइज किसको मिला? तो फर्स्ट है लॉजियो लोवास और सेकंड है अवी विगडरसन। ठीक है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द 2020 नोबेल प्राइज विनर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज होता है। इसकी शुरुआत 1901 से हुई और नोबेल प्राइज को अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने ही सबसे पहले डायनामाइट की खोज की थी, इसको आप याद रखिएगा। अब हम 2020 के नोबेल प्राइज विनर्स की बात करें तो ऑप्शन ए लुइस क्लर्क, इन्हें लिटरेचर में मिला, ये करेक्ट है। फिर बी क्या है? आंद्रे गिज, इन्हें फिजिक्स में मिला, ये भी करेक्ट है। सी क्या है? जेनिफर ए डोडना, इन्हें केमिस्ट्री में मिला, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी हार्वे जे अल्टर, इन्हें इकोनॉमिक साइंस में नहीं मिला। तो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल किसे मिला? ये दो पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है पॉल आर मिलग्राम और दूसरे पर्सन है रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों ने ऑक्शन थ्योरी को इम्प्रूव किया और न्यू एक्शन फॉर्मेट्स का इन्वेंशन किया। तो उसकी वजह से इन दोनों को 2020 का इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है फ्रेंड, अब हम 2021 के नोबेल प्राइज विनर्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके सामने लिस्ट दी गई है, जिसमें सारी कैटेगरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक साइंस, पीस और लिटरेचर, इन सभी कैटेगरी के नोबेल प्राइज विनर्स के नाम दिए गए हैं। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्लॉक का मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्लॉक के सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है? मिनट्स इक्वल टू, ये होता है ब्रैकेट में 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है? आवर, प्लस माइनस d/6 ब्रैकेट के बाहर 12/11। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे m क्या है? वो मिनट है, x क्या है? वो आवर है, d क्या है? वो एंगल है। हम प्लस माइनस का यूज कब करते हैं? जब x की वैल्यू 6 से लेस देन हो, तब हम प्लस साइन का यूज करते हैं। अगर x की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन हो, तब हम माइनस साइन का यूज करते हैं। इसमें x की वैल्यू 3 है, मतलब 6 से कम है, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है? मिनट की 30 और आवर की वैल्यू 3। ठीक है फ्रेंड, तो 30 इक्वल टू क्या होगा? ये होगा ब्रैकेट में 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3, यहाँ पे प्लस साइन क्योंकि 6 से कम है, प्लस d/6 12/11। ये सिंपल है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 75। ठीक है फ्रेंड, 75 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये आपको कहाँ दिया है? ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम मिनट और आवर हैंड की बात करें तो एक मिनट में मिनट वाली हैंड कितना एंगल फॉर्म करती है? 6 डिग्री। और एक मिनट में आवर वाली हैंड कितना एंगल फॉर्म करेगी? 1/2 डिग्री। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक? 20 स्क्वायर तक। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 प्लस 16
प्लस 36 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक 400 तक। इसमें से आप अगर 4 कॉमन ले लें तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक आपका 100। ठीक है फ्रेंड, अगर आप ब्रैकेट के अंदर के टर्म को देखें तो ये क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। ठीक है फ्रेंड, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरह आगे 4 स्क्वायर कहाँ तक, ये आपका 10 स्क्वायर तक। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, एन एन प्लस वन 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए तो 4, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी 10 है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा n मीन्स 10, फिर n प्लस 1 मीन्स 11, फिर 2n प्लस 1 मीन्स आपका यहाँ पे 2n 20 प्लस 1 21 अपॉन में 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1540। ठीक है फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये आपको कहाँ दिया है, यदि आपको ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी मीन्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन दी वैल्यू ऑफ 5 क्रॉस ब्रैकेट में 4 क्रॉस 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, 5 क्रॉस ये ऐसे ही रहेगा, तो ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट में 4 क्रॉस 3 है तो इसका मतलब क्या है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 क्रॉस ये क्या आ जाएगा आपका 25। ठीक है फ्रेंड, तो ये फिर क्रॉस में आ गया, तो क्रॉस में मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी क्या जाएगी 650। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर इज। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला, इसमें कितने टोटल ट्रायंगल है 3, 1 2 और ये वाला पूरा 3। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, इसमें भी 3 होगा, 3 प्लस 3। फिर उसके बाद ये वाला, इसमें भी 3 होगा, तो 3 प्लस 3 प्लस 3। फिर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और एक ये वाला, कितने हो जाएंगे 2 ट्रायंगल। फिर लास्ट में ये छोटे वाले ट्रायंगल बचे, एक ये है, एक ये कितने हैं 4। तो सभी को आप काउंट करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 15। ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी 15 ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, ए हैज मोर कॉइन्स देन बी। स्टेटमेंट 2 क्या है, बी हैज फ्यूअर कॉइन्स देन सी। और स्टेटमेंट 3 क्या है, सी हैज फ्यूअर कॉइन्स देन ए। इफ द स्टेटमेंट 1 is true एंड स्टेटमेंट 2 is false देन द स्टेटमेंट 3 is। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, ए हैज मोर कॉइन देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी। फिर स्टेटमेंट 2 क्या है, बी हैज फ्यूअर कॉइन देन सी, तो बी फ्यूअर कॉइन मीन्स लेस देन सी। लेकिन आपको क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 आपका क्या है फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी रिवर्स, तो बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट 3 आपका क्या है, 3 है सी हैज फ्यूअर कॉइन्स देन ए, तो मतलब सी लेस देन ए। तो अगर 2 आपका रॉन्ग है, ए करेक्ट है, तो आपसे स्टेटमेंट 3 पूछ रहा है वो क्या होगा। इन तीनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो देखिए ए ग्रेटर देन बी, फिर उसके बाद बी क्या है वो सी से ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास कॉइन सी से ज़्यादा है, तो सी हैज़ फ्यूअर कॉइन्स देन ए, ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है फ्रेंड, जिसे आप देख सकते हैं इन तीनों स्टेटमेंट से। ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए बाई बी एंड 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई इक्वल टू बी बाई ए देन दी वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इज। अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स की वैल्यू अभी क्या निकल के आ जाएगी, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। तो ये दोनों वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, ये दोनों वैल्यू आपको ये वाले इक्वेशन में पुट करना है।
तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x प्लस वाई रेशियो 3x प्लस 5 इक्वल टू 18 रेशियो 29 देन दी वैल्यू ऑफ x रेशियो y इज। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 3y अपॉन में क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू आपका क्या वैल्यू है, ये आपका है 18 अपॉन 29। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4x इक्वल टू 3y। तो यहाँ से x बाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 3/4। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन फिनिश दी वर्क। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की वर्किंग एफिशिएंसी बी से डबल है। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए बी किसी वर्क को एक्स डेज में पूरा कर रहा है, तो बी एक दिन में उस वर्क को कितना करेगा, तो बी का वन डे वर्क ये हो गया 1/x। अब अगर हम ए के वन डे वर्क की बात करें, ए का एक दिन में कितना काम होगा, क्योंकि बी से डबल एफिशिएंसी है तो ये होगा 2/x। अब ये दोनों मिलके किसी काम को 18 दिनों में 18 डेज में पूरा कर रहे हैं, तो सिंपली इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1/x प्लस 2/x 18 दिनों में इक्वल टू 1 का मतलब है कि काम पूरा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 54। ये जो x की वैल्यू आ गई 54, ये किसका है, ये b का है, मतलब b 54 दिनों में 54 डेज में उस काम को पूरा करेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे a का पूछ रहा है कि a अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसका आप अगर हाफ कर देंगे तो a का आंसर आपका आ जाएगा कितना 27। तो a उस वर्क को 27 डेज में पूरा करेगा। ये आपको कहाँ दिया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करें तो मान लीजिए बी की रेटिंग कितनी है 1 और ए की रेटिंग बी से डबल है तो 2 हो जाएगी, तो दोनों की रेटिंग कंबाइन करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3, या भी 3 रेटिंग हो गई। अब ये दोनों 18 दिनों में पूरा करें तो 18 दिनों में ये तीनों मतलब ये दोनों कितना काम करेंगे, तो डेज इंटू दोनों की रेटिंग, ये हो गया 54 यूनिट, 54 यूनिट्स वर्क ये लोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, दोनों मिलके। अब अगर आपको ए का वो निकालना है, डेज निकालना है कि ए अलोन कितना डेज में काम पूरा करेगा, तो 54 अपॉन में रेटिंग कितना है 2, ये आपको कितना आ जाएगा 27 डेज। इससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 एट 10% एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम्स 926.10। ये 926.10 ये आपको ए की वैल्यू है और 800 प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट कितना है 10%। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन। ठीक है फ्रेंड, ये तो एनुअली के लिए, अगर लेकिन क्वेश्चन में आपसे सेमी एनुअली पूछ रहा है, अगर सेमी एनुअली का केस होगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाती है 2n और आर की वैल्यू क्या हो जाती है r/2। अगर इस क्वेश्चन में आपसे सेमी एनुअली ना पूछ के क्वार्टरली पूछता तो वहाँ पे फिर n की वैल्यू हो जाती 4n और r की वैल्यू क्या हो जाती r/4। तो ये केस भी आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 926.10 इक्वल टू कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 800, 1 प्लस आर की वैल्यू r/2 पहले 10 था अब 5 हो जाएगा अपॉन में 100 की पावर n की वैल्यू कितनी थी पर एनम, लेकिन आपसे सेमी एनुअली पूछ रहा है तो 2n, तो यहाँ पे 2। ठीक है फ्रेंड, 2n, यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल आप कैलकुलेट कर लेंगे अपॉन में 800 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 21
अपॉन में 20 की पावर 2n। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, 26, 10 अपॉन में 8, 0, 0, 0, 0 इक्वल टू 21 अपॉन में 20 की पावर 2n। तो आप ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू 21 अपॉन में 20 की पावर क्यूब। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से दोनों का बेस सेम है तो 2n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी 2n की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3 के। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 मीन्स 1.5। तो 1.5 ईयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको कहाँ दिया है? ये आपको दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी diagonal of a rectangle is under root 41 centimeter and its area is 20 square centimeter. The perimeter of the rectangle is, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो आपको रेक्टेंगल का क्या दिया है? डायमीटर, ये कितना है? अंडर रूट 41, और इसका एरिया आपको क्या दिया है? मान लीजिए साइड ए है, बी है, एरिया क्या होता है? ए इंटू बी। तो ए इंटू बी की वैल्यू आपको कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब अगर अभी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो देखिए क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे आपका क्या आ जाएगा? 41। अब यहाँ से आप अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है और ए बी की वैल्यू भी आपको पता है, तो सिंपल आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? ये वैल्यू है आपकी कितनी? ये वैल्यू है 41। तो 41 प्लस 2 और ए बी की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 81। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 9। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? आउटर डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड, तो आउटर क्या होगा? यहाँ से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब 2a प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 9। तो इसका डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये आपको कहाँ दिया है? ये आपको दिया ऑप्शन बी में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 persons are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance that exactly 2 of them are children is, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इजी है लेकिन थोड़ा इसमें आपको माइंड का यूज करना है। तो टोटल कितने मेंबर हैं यहाँ पे? 2 मेन हैं, 2 वीमेन हैं और 4 चिल्ड्रन, मतलब टोटल हो गए 9 मेंबर। 9 मेंबर से आपको कितने सेलेक्ट करना है? आपको 4 पर्सन सेलेक्ट करना है। तो टोटल सिलेक्शन आपका कितना हो गया? 9C4। अब कंडीशन क्या है? उसमें 2 क्या होने चाहिए? चिल्ड्रन होने चाहिए। तो टोटल तो हमारा 9C4 हो गया। अब कंडीशन के लिए ऊपर हम देखेंगे तो इसमें टोटल में से 2 क्या होने चाहिए? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन कितने हैं? 4। तो 4C2। तो चिल्ड्रन 4 में से 2 सेलेक्ट हो गया। अब कितने बचे? क्योंकि 4 करना है, 2 हो गया है तो 2 बाकी है, तो रिमेनिंग 2 आप किससे सेलेक्ट करेंगे? मैन और वीमेन से। तो दोनों का आप ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5C2। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10/21। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये आपको कहाँ दिया है? ये आपको दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता कि द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर मैन, तो मैन के केस में क्या होता? कंडीशन वही होती, 9 में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब 2 क्या होने चाहिए? मैन होने चाहिए। तो 3 मैन है तो 3C2। अब रिमेनिंग 2 आप किससे सेलेक्ट करेंगे? वीमेन से और चिल्ड्रन से। तो टोटल कितना हो गया? 2 + 6, तो 6C2। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगर इस क्वेश्चन में क्या बोलता? एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर वीमेन, तब क्या होता आपका? तब ये होता तो देखिए क्या होता,
नीचे कंडीशन वही रहती 9C4 और ऊपर चेंज हो जाती, तो ऊपर क्या हो जाती 2, वी1 है तो 2C2, ये तो सेलेक्ट हो गया। अब 2 बाकी हैं, तो 2 किससे होगा, मैन से और चिल्ड्रन से। मैन कितने 3, चिल्ड्रन 4, तो 7C2। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी केस आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हम फिगर भी बना लेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन ले लेंगे, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट, तो ये पॉइंट मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, ये 1 है। फिर देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ कहाँ है, नीचे है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यहाँ से साउथ जा रहा है 5 किलोमीटर, ये वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है फ्रेंड, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर ईस्ट में टर्न करता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ईस्ट में टर्न करता है और 2 किलोमीटर, तो यहाँ से 2। आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ, नॉर्थ में एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, तो नॉर्थ में ऊपर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 है और फिर 4 और जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 9, तो ये यहाँ के रुक गया 9 किलोमीटर। नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टेशन पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस पहले आप फाइंड कर लेंगे, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये वाली 2 है, तो टोटल कितनी हो गई 3। फिर ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4, जैसा कि हमने निकाला है, तो ये वाली डिस्टेंस इजीली आप सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी अंडर रूट 25 मीन्स 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन में आपसे आपसे डिस्टेंस ना पूछ के डायरेक्शन पूछता, तो डायरेक्शन आपका क्या होता, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, डायरेक्शन आपका क्या होता नॉर्थ ईस्ट। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1500 if the number of males increases by 11% and the number of females increases by 20%, then the population becomes 6330। the population of female in the village is, फर्स्ट कंडीशन में आपसे कह रहा है कि पॉपुलेशन कितनी है 5500, तो मेल प्लस फीमेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5500। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मेल्स है वो 11% बढ़ रहे हैं और फीमेल्स 20% बढ़ रही हैं, तो उसके बाद इंक्रीज के बाद कितना हो जा रहा है टोटल 6330। तो इसको आप इंक्रीज के बाद लिखेंगे तो 1.1 एम मेल प्लस 1.2 फीमेल, ये वैल्यू कितनी है आपकी 6330। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऊपर आप किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.1 का। ठीक है फ्रेंड, तो मेल कट जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -0.09 फीमेल इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी -225। तो यहाँ से फीमेल्स कितनी आ जाएंगी, ये आपकी आ जाएंगी 2500। ठीक है फ्रेंड, ये आपको करेक्ट आंसर आ गया। तो ये वैल्यू आपको कहाँ दी है, ये वैल्यू दी है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको आप अगर कम टाइम में करना चाहते हैं तो उसका भी एक मेथड है। मान लीजिए नंबर ऑफ मेल्स कितनी है x, तो फीमेल कितनी होंगी 5500 माइनस x। ठीक है फ्रेंड, तो अब दोनों का इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी हो गई 1x इंटू 1.1 प्लस 1.2 5500 माइनस एक्स इक्वल टू किसके होगा 6330 के, 6330 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3000। ये तो नंबर ऑफ मेल्स की, लेकिन मेल्स की है और आपको क्या निकालना है फीमेल्स की, तो 5500 से आप 3000 को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे, कितनी आ जाएंगी 2500। इससे भी आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड ई आर 5 डिफरेंट इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव तीनों काउंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर, तो उसमें 1 से लेके इन्फानाइट तक काउंट होते हैं, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू।
अगर हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें जीरो भी काउंट होता है, मीन्स जीरो से लेके 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी एंड ई आर 5 डिफरेंट इंटीजर व्हेन रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट इंटीजर्स इज 4, डी इज द ग्रेटेस्ट, डी ग्रेटेस्ट है तो हम लिख लेते हैं, एंड ए इज द लीस्ट, ए सबसे कम है, ठीक है फ्रेंड। बी इज ग्रेटर देन ई, बी की वैल्यू ग्रेटर देन ई है, और लेस देन क्या है, लेस देन सी, तो सी यहाँ पे आ गया। दिस सम ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल टू ई, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट इंटीजर, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका ऑर्डर आ गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, दो इंटीजर के बीच में 4 का, ठीक है फ्रेंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट इंटीजर। लोवेस्ट क्या है, ए है, और हाईएस्ट क्या है, डी है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डी माइनस ए। इसकी वैल्यू अभी क्या आ गई, डायरेक्ट 16, ठीक है फ्रेंड। तो डायरेक्ट वैल्यू 16 आ गई, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछ लेता कि ए बी सी डी ई की वैल्यू भी आप बताइए, तो इसको आप कैसे लिखते, सबसे बड़ा डी है, फिर उसके बाद क्या है, सी है, फिर बी है, फिर ई है, और सबसे छोटा क्या है, ए। इन सभी का सम किसके इक्वल है, ई के। आपको क्वेश्चन में भी दिया है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इज इक्वल टू ई, ई के इक्वल हो गया। तो यहाँ से ई से ही कैंसिल आउट हो गया। अब क्योंकि सबसे छोटा ए है तो ए को आप एक्स मान लीजिए, ए की वैल्यू एक्स है, तो ई की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस 4, फिर बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, फिर सी की वैल्यू क्या होती, 4 और बढ़ जाता तो एक्स प्लस 12, फिर डी की वैल्यू इसमें भी 4 और बढ़ जाता, एक्स प्लस 16। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -9। ये -9 किसकी वैल्यू है, ए की, ठीक है फ्रेंड। फिर ई की वैल्यू क्या होती, ई की वैल्यू आपकी होती -5, इसमें क्या हो जाता, +4 बढ़ जाता। फिर बी की वैल्यू क्या हो जाती, इसमें भी +4 बढ़ जाता, -1। फिर सी की वैल्यू +4 हो जाता, तो इसमें 3, और लास्ट में डी जो कि सबसे बड़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 7। तो ये सारी वैल्यूज भी आ गई, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी इंट्रोड्यूसेस जैक एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ इज जैक रिलेटेड टू मैरी। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है तो जो फर्स्ट पर्सन है उसका रिलेट आप लास्ट सेंटेंस से करते हैं। मैरी क्या कह रही है, माय फादर्स वाइफ, तो मैरी की फादर की वाइफ, वो क्या होंगी, उसकी मदर होगी, ठीक है फ्रेंड, उसकी मदर होंगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली डॉटर ऑफ माय फादर वाइफ, तो इनकी जो मदर है उनकी डॉटर, ओनली डॉटर है, तो खुद वो मैरी हुई, और मैरी का सन क्या होगा, वो जैक ही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, वेयर डी ए इंडिकेट्स स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन इज। आपसे कह रहा है एक्स वाई प्लेन है, और यहाँ पे स्मॉल एरिया क्या है, वो डी ए है। तो डी ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डी ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से डी ए की वैल्यू डी एक्स इंटू डी वाई पुट कर लेंगे, तो ये लिमिट किसकी है, एक्स की, और ये लिमिट किसकी है, वाई की, 0 to x। इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी ए की वैल्यू क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से x है, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसकी लिमिट 0 से 1 है, सिंपल इंटीग्रेशन है। सॉल्व होकर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपको कहाँ दिया है, ये दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू यू वी एंड y इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में यू माइनस वी, देन डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हमको अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमको ये फॉर्मूला पता है, डेल एक्स वाई अपॉन में डेल यू कॉमा वी। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, डेल एक्स अपॉन में डेल यू, फिर डेल एक्स अपॉन में डेल वी,
फिर नीचे क्या होता है डेल वाई अपॉन में डेल यू, फिर डेल वाई अपॉन में डेल वी। ठीक है फ्रेंड, तो सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी होगी वी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी यू, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी -2v अपॉन में यू माइनस वी का होल स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी होगी 2u अपॉन में u माइनस वी का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी 4uv और नीचे क्या होगा u माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, होल स्क्वायर। ये तो वैल्यू इसकी है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे इसके रिवर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको आप रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन में 4uv। ठीक है फ्रेंड, ये वैल्यू आपको कहाँ दी है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेयर एक्स इक्वल टू ए कॉस टी वाई इक्वल टू बी साइन टी देन टी यू अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर u किसका फंक्शन हो, x और y का, फिर x किसका फंक्शन हो, f1 t का, और y किसका फंक्शन हो, f2 t का, तो डायरेक्ट डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है, जिसको हम टोटल डेरिवेटिव कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर टोटल डी एक्स अपॉन डी टी, फिर उसके बाद प्लस में पार्शियल डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर टोटल डी वाई अपॉन में डी टी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये होगा 3x², फिर उसके बाद इंटू टोटल डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये क्या होगा ए, कॉस है तो माइनस में हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर प्लस में क्या होगा पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट में, तो 3y², फिर इंटू इसका टोटल, तो ये हो जाएगा बी कॉस टी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, a cos t, और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, b sin t। तो देखिए आपका क्या निकल के आएगा सॉल्व होने के बाद, ये आपका वैल्यू आ जाएगी -3a³ cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, फिर प्लस में 3b³ साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ये वैल्यू आपको कहाँ दी है, ऑप्शन ए में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट अ बुक ऑफ 600 pages contains 40 printing mistakes. Assume that these errors are randomly distributed throughout the book and x the number of errors per page has a Poisson distribution. What is the probability that 10 pages selected at random will be free of errors? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लीजिए। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल, ये क्या होता है, जब कोई इवेंट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा हो तो उसका एक फ्रीक्वेंट केस होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। जैसे डाइस में 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, लेकिन एक टाइम पे हमें किसी एक नंबर पे इंटरेस्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जब हम किसी पर्टिकुलर सेट से वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे एग्जांपल डाइस। तो दूसरा टाइप क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये क्या होता है, इसमें हम कोई वेरिएबल कंटिन्यूअस रेंज से सेलेक्ट करते हैं। एग्जांपल क्या होगा, जैसे 500 ml वाटर से हम कोई वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मेथड है। सबसे पहले बाइनोमियल, दूसरा है पॉइजन जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया है, और तीसरा क्या है, हाइपर ज्योमेट्री।
फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं। उसके भी 3 मेथड है। पहला है यूनिफॉर्म, दूसरा है नॉर्मल और तीसरा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आप ये जान लीजिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अगर हम सेट ऑफ वैल्यूज जैसे कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन से रैंडम वेरिएबल x सेलेक्ट करते हैं तो लैम्डा पैरामीटर के साथ x क्या होगा, पॉइसन रैंडम वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड, आपको x दिया हुआ है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू x। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर x अपॉन में फैक्टोरियल x, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन। ठीक है फ्रेंड, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, n इंटू पी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एरर पर पेज निकालेंगे। p की वैल्यू क्या है, एरर कितना है 40 और टोटल पेज कितना है 600। तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/15। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, जितना हम सेलेक्ट कर रहे हैं 10 पेजेस। ठीक है फ्रेंड, तो ये 10 है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, n इंटू पी। तो n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 1/15 है। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई 2/3, जो कि 0 से ग्रेटर देन है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, x इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर x और फैक्टोरियल x। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि 10 पेज सेलेक्ट करना है जिसमें एरर ना हो, मतलब 0 एरर हो। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू माइनस लैम्डा की 2/3 है तो माइनस 2/3 लैम्डा की पावर x, x की वैल्यू 0 और फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2/3। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैल्यू आपको कहाँ दी है, ये वैल्यू आपको दी है ऑप्शन सी में। ठीक है फ्रेंड, देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हाईएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स दिया गया और आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 4 3 माइनस लैम्डा। इसका आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 5 और दूसरी है -1। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा 5, तो 5 होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे लोवेस्ट आइगन वैल्यू पूछता तो आपका क्या होता, -1। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 इन विच पी क्यू आर डिफरेंट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इज। अगर हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो कॉलम में दो एलिमेंट के बीच में अगर सम या डिफरेंस होता है तो उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्प्लिट करने पे उसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको स्प्लिट करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा पी, पी स्क्वायर, पी क्यू, फिर नीचे होगा क्यू, क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू, फिर होगा आर, आर स्क्वायर, आर क्यू। इसको स्प्लिट कर ले, बाहर माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पी, पी स्क्वायर 1, तो यहाँ से क्यू, क्यू स्क्वायर 1, यहाँ से आर, आर स्क्वायर 1। अगर यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम पी क्यू आर कॉमन ले लें, पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बचेगा आपका 1 पी, पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा 1 क्यू, क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा 1 आर, आर स्क्वायर, माइनस पी, पी स्क्वायर 1 क्यू, क्यू स्क्वायर 1, नीचे आर, आर स्क्वायर 1। ठीक है फ्रेंड, इसको हम इंटरचेंज कर ले, इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला टर्म दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे।
तो देखिए इसको हम अगर ब्रैकेट के बाहर ले लें 1 1 1 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये कॉमन था तो यहाँ पे पी क्यू आर -1 इक्वल टू क्या था 0 के, क्वेश्चन में भी दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो पी क्यू आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक या तो 4 होगी या तो 4 से कम होगी, इसका मतलब ऑप्शन बी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाले दो को हम ऐसे लिख देंगे 2 3 -2, फिर R2 में हम थोड़ा चेंज करेंगे, R2 को हम कैसे चेंज करेंगे R2 + 2 R1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1 7 -2, तो उसके बाद R3 में हम चेंज करेंगे R3 + 3R1, तो इसमें क्या होगा देखिए 0 -2 14 -4। ठीक है फ्रेंड, फिर R4 में हम चेंज करेंगे R4 + 5R1, तो ये देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -2 14 -4। ठीक है फ्रेंड, अब फर्दर इसमें हम अगर चेंज करें तो देखिए R1 को हम ऐसे लिख लेंगे, R2 को भी लिख लेंगे 0 -1 7 -2। अब R3 में हम चेंज करेंगे, R3 में हम क्या चेंज करेंगे R3 -2 R2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0 0। फिर R4 में क्या चेंज करेंगे R4 -2 R2, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0 0, मीन्स रैंक 4 नहीं होगी, रैंक 3 भी नहीं होगी। फिर अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे हमको नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो रैंक हमारी क्या हो जाएगी 2। ठीक है फ्रेंड, रैंक 2 हो जाएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व होगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने का एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, और ये थ्योरम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई हो सकती है, जैसे 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, या फिर 4 क्रॉस 4 हो। और क्वेश्चन में आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दिया गया है, मतलब स्क्वायर है, तो इसमें हम कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ C नॉट लैम्डा n प्लस C1 लैम्डा n-1 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक Cn-1 लैम्डा प्लस Cn इक्वल टू 0। ये क्या है, ये ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो हम जो लैम्डा है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए से, और जो कांस्टेंट टर्म है Cn उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Cn i से। i क्या है, वो यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड, तो रिप्लेस करने के बाद देखिए क्या आएगा, C नॉट e टू द पावर n प्लस C1 e टू द पावर n-1 से प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक Cn-1 ए से प्लस क्या है Cni इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें इसका, तो देखिए क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ये 1 माइनस लैम्डा 3 2 2 माइनस लैम्डा -1 1 2 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, ये 0। ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी,
लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा को किससे, ए से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको किससे, कांस्टेंट टर्म इनटू यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 11 आई इक्वल टू 0। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये किसमें दिया है, ये आपको दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मैक्लेरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स। अगर हम मैक्लेरियन सीरीज की बात करें तो ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। इसमें फंक्शन की वैल्यू एक्सपेंशन के बाद क्या होती है इसे हम देखते हैं। ये होती है एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, फिर उसके बाद एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो, इसी तरह एक्स की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4, ठीक है फ्रेंड, इंटू एफ 4 डैश की वैल्यू 0। ये कहाँ तक जाएगी, ये आपकी ये जाएगी इनफाइनाइट तक, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप, ये आपको फंक्शन दिया गया है ई टू द पावर साइन एक्स, ये क्या है एफ एक्स। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू, सारी वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम देखते हैं। इसमें एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद एफ डबल डैश की वैल्यू 0 पे, ये अभी कितनी आ जाएगी, ये भी 1 आएगी। फिर एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 पे, ये आपकी 0 होगी। और एफ 4 डैश की वैल्यू 4 बार डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो सिंपली आपको सारी वैल्यूज पुट करना है, ठीक है फ्रेंड। तो आप पुट करेंगे तो देखिए आपका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, आपका ये आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में 8, ठीक है फ्रेंड। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो यहाँ से प्लस कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये वाला आप कहाँ दिया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऑब्टेन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड इज। अगर हम न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करें तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होता है, जिसमें x की पावर 2 हो या 2 से ज्यादा, ठीक है फ्रेंड। इस मेथड का हम ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं कि इसमें जो कन्वर्जन रेट होता है वो वेरी फास्ट होता है और इसमें रिजल्ट बहुत इम्प्रूव होते हैं, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले इसमें हम एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू 0 के पास हो, ठीक है फ्रेंड। एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमको कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं तो वहां से एक्स नॉट की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है फ्रेंड। इसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये आपकी फंक्शन की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है फ्रेंड। एक्स नॉट की वैल्यू 0 के पास होनी चाहिए और जिसमें कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है फ्रेंड, फंक्शन की। तो सबसे पहले आप 0 ही पुट करके देख लेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, ये क्या है पॉजिटिव। अगर आप 0 से ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे तो सारी पॉजिटिव आएंगे, वहां से आपको कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर -1 पुट करेंगे, तो -1 पे वैल्यू आपकी 1 आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से एक्स नॉट डिसाइड नहीं होगा। फिर आप वैल्यू फाइंड करेंगे -2 पे, तो -2 पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है फ्रेंड। तो f -2 पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो यहाँ से कंटिन्यूअस पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ गई फंक्शन की। तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी को पता है x डॉट की वैल्यू 0 के पास होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू 0 के पास है, ये वैल्यू आपकी -1, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई कितनी, -1। अब x1 की वैल्यू न्यूटन रैप्सन मेथड से ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x नॉट
माइनस फंक्शन की वैल्यू एफ डॉट पे, फिर फंक्शन की वैल्यू एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे। ठीक है फ्रेंड, अब ये इजी क्वेश्चन है, सभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -1.25। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आई, लेकिन आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, तो फर्दर आपको x2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू x1 माइनस फंक्शन की वैल्यू x1 पे, फिर फंक्शन की वैल्यू एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू -1.2229, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल का यूज हम कहाँ करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम स्टेप साइज की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या होगी, ये होगी b माइनस ए अपॉन एन। तो b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 0 और n टोटल साइज कितना 6, तो ये वैल्यू अब क्या निकल के आ गई 1। अब सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है, ये इक्वल टू होता है h/3 ब्रैकेट में y0 प्लस yn, फिर उसके बाद +4, फिर जितने इवन होंगे जैसे y1 y3 y5 एंड सो ऑन तक, फिर उसके बाद प्लस में 2 ब्रैकेट में जितने इवन वाले होंगे y2 y4 y6 एंड सो ऑन तक। ठीक है फ्रेंड, तो आप सब स्टेप साइज पे आप फंक्शन की वैल्यू पुट करके यहाँ पुट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ x ले लेंगे और यहाँ फंक्शन ले लेंगे fx। ठीक है फ्रेंड, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू अब क्या निकल के आ जाएगी 1/2। इस तरह 2 पुट करेंगे तो 1/5, 3 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1/10, 4 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/17। इस तरह अगर आप 5 पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी 1/26। इस तरह लास्ट में 6 पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी 1/37। बस सारी वैल्यू, ये क्या है, ये वैल्यू है y0, ये है y1, ये है y2, इस तरह ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू y6। तो ये सभी वैल्यू आप उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 1.36617। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ 1 to n 1 by x plus 3 into x by 4 इज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 ये पुट करेंगे। देखिए आपका एक्सपेंशन क्या निकल के आ गया है, एक्सपेंशन आपका आ गया 1/4 into 5, फिर प्लस में क्या निकल के आ जाएगा 1/5 into 6, फिर प्लस में 1/6 into 7 एंड सो ऑन तक। कहाँ तक आपका, ये आपका प्लस अपॉन में ये जो फंक्शन है n+3 इंटू n/n+4। ठीक है फ्रेंड, इसको आप फर्दर अगर एक्सपैंड करें तो देखिए क्या वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4 माइनस 1/5, फिर बीच में प्लस, इसी तरह 1/5 माइनस 1/6, कहाँ तक, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/n+3 माइनस 1/n+4। तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगी यहाँ तक। तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैल्यू क्या है 1/4 माइनस 1/n+4। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैल्यू सॉल्व होगी, क्या आ जाएगी n/4
ब्रैकेट में n+1, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये वैल्यू आपको कहाँ दी गई है? ये वैल्यू आपको दी गई है ऑप्शन सी में। ध्यान से देखिए तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सरफेस विच इंटरसेक्ट दी सरफेसेस ऑफ दिस सिस्टम z x plus y equal to c 3z plus 1 orthogonally and which passes through the circle x square plus y square equal to 1 z equal to 1 is given by। ये क्वेश्चन आपका लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन से सॉल्व होगा। अगर आपका इक्वेशन p स्मॉल p प्लस q स्मॉल q इक्वल टू r के फॉर्म में है तो उसमें हम लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन लगाएंगे। तो ये क्या होता है? dx अपॉन में डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू dy अपॉन में डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू dz अपॉन में डेल f अपॉन डेल z। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या निकल, पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से अगर आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो c की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी z x प्लस वाई अपॉन में 3z प्लस 1। ये आपकी वैल्यू क्या हो गई? फंक्शन की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, जिसमें x y और z है। तो आप सिंपली सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम देखें इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था लैग्रेंज सब्स्टिट्यूटिव इक्वेशन है ये वाला। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू f की वैल्यू क्या है? z x प्लस वाई अपॉन में 3z प्लस 1। तो आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ये तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, इक्वेशन निकल के आ गया। तो ये सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके ये वाला आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले आप ये दोनों टर्म लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व किया गया आपके लिए। तो यहाँ से एक कांस्टेंट c1 की वैल्यू निकल के क्या आ गई? x माइनस वाई। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर आप इक्वेशन 1 में जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ये वाला वैल्यू को ऐड कर देंगे और इसके इक्वल पुट करके फिर से सॉल्व करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कांस्टेंट c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये दोनों को प्लस किया गया है, इक्वल टू इसके किया गया है। तो इसका सिंप्लीफाई होके आपका क्या आ गया है? ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई है ये 2xy इक्वल टू 5 प्लस c2। यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट किया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है सर्किल में। ठीक है फ्रेंड, सर्किल इक्वल टू 1 दिया गया इसलिए यहाँ पे 1 पुट किया और z की वैल्यू भी यहाँ पे 1 पुट किया गया। ठीक है फ्रेंड, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया था। तो सिंप्लीफाई होके ये आपका इक्वेशन 3 बन गया और ये वाला इक्वेशन आपका इक्वेशन ए मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड, इस इक्वेशन में हमको लास्ट में c2 की वैल्यू पुट करके आपका सोल्यूशन आएगा। तो आप इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 2 कहाँ था आपका? इक्वेशन 2 आपका ये था। ठीक है फ्रेंड, इसका आप अगर स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा। इसको सॉल्व किया गया आपके लिए। तो ये देखिए ये फिर से यहाँ पे यहाँ वाई स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू आ गई। आपको पता है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो 1 पुट किया गया माइनस 2xy इक्वल टू c1। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से 2xy की वैल्यू ये पुट कर देंगे 5 प्लस c2। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आपका ये c1 स्क्वायर प्लस c2 प्लस 4 इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ गई। अब फिर से आप जो इक्वेशन ए माने थे आप ये वाला इक्वेशन, इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा आपका। देखिए ये सॉल्व होके यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये 4z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस फिर माइनस ब्रैकेट में -4 माइनस c1 स्क्वायर फिर x प्लस वाई का स्क्वायर। c1 की वैल्यू क्या है? c1 की वैल्यू आप निकाले थे क्या? x माइनस वाई, जो कि इक्वेशन क्या था? इक्वेशन 2। तो c1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे और ये वैल्यू इधर ले आएंगे तो देखिए ये आ गई ये माइनस 4z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका लास्ट में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में सेम वैल्यू जो हमने सॉल्व करके निकाला है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सरफेस एरिया ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द सरफेस z इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट लाइज अबव द रेक्टेंगल r इन दी xy प्लेन हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई। ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू
तो सरफेस एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ से डी एक्स इंटू डी वाई। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई का कोई टर्म नहीं तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू आपकी 1 प्लस, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर, ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी, ये डी एक्स अपॉन डी वाई। लिमिट आपको क्या दी गई है एक्स की, 0 से 1 के बीच में, तो आप वैल्यू यहाँ से 0 से 1, और वाई की लिमिट कितनी है, वाई की 0 से 4, तो वाई की 0 से 4, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। तो आपका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, सारी लिमिट पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई, ठीक है फ्रेंड। ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0.1 to 5 places of decimals by Taylor's series method given that dy upon dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, वाई 0 पे क्या आ रही है वैल्यू 1, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, और एक्स नॉट की वैल्यू आपको क्या दिया है, एक्स नॉट की वैल्यू 1, और वाई नॉट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, सॉरी एक्स नॉट की वैल्यू 0 है और वाई नॉट की वैल्यू 1 है, ठीक है फ्रेंड। और स्टेप साइज आपको क्या दिया है 0.1, स्मॉल एच की वैल्यू 0.1। तो अगर हम टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करें तो देखिए क्या होगा, टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करने पे वाई 1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, वाई नॉट प्लस स्टेप साइज एच वाई डैश की वैल्यू 0 पे, फिर उसके बाद प्लस एच स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, फिर वाई डबल डैश की वैल्यू 0 पे, फिर प्लस एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 पे। तो सिंपली आपको सारी वैल्यूज पुट करना है। अगर हम देखें तो वाई डैश की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, इसकी वैल्यू -1, वाई डबल डैश की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 पे क्या आएगी 2। तो सिंपली आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, y1 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी 1 -0.1 प्लस 0, ये सब सॉल्व होके आ रहा है, ठीक है फ्रेंड, प्लस 0.00033। तो फाइनल सोल्यूशन आपका क्या निकल के आ जाएगा 0.9003, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन टाइप्स द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे दैट इट्स 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एजेस मेक इक्वल एंगल्स विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट स्टैंड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर इक्वल एंगल फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, मीन सेम मेजरमेंट का प्रोजेक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिएटिव डिजाइन रूल्स आर प्रैक्टिसाइज्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग स्टेप्स। ये आपको 5 स्टेप दिए गए हैं, अरेंज द अबव स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन 3। प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने का। फिर उसके बाद होता है कंसंट्रेशन 1। कंसंट्रेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम पे एनर्जी और रिसोर्स का फोकस किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंक्यूबेशन 5। इंक्यूबेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क होता है। उसके बाद आपका 2 इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में क्या होता है,
आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या उसका सक्सेसफुली पाथ ऑब्टेन किया जाता है। फिर सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन सभी को पता है क्या, इसमें जो आपका रिजल्ट या सोल्यूशन निकल के आता है उसे चेक किया जाता है। तो आपका जो सीक्वेंस क्या आ गया, सॉरी ये आपका 4 है, तो आपका सीक्वेंस है 3 1 5 2 4, ये वो करेक्ट सीक्वेंस निकल के आ गया। तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन ए में, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल डायमेंशनिंग। पॉइंट 1 क्या है, डायमेंशंस आर टू बी प्लेस्ड ऑन दी व्यू विच क्लियरली एक्सप्रेस दी रिलेवेंट फीचर्स। ठीक है फ्रेंड, इसे हम फिगर से भी समझेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका आपको डायमेंशन शो करना है। अगर आप इसको ऐसे शो करते हैं, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, तो ये क्या होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। ठीक है फ्रेंड, राइट क्या होगा, ये डिस्टेंस को आप ऐसे शो करिए और ये वाली डिस्टेंस को आप ऐसे शो करिए, तो आपका ये राइट होगा। तो ये आपको पॉइंट 1 में दिया है, तो इसका मतलब पॉइंट 1 हमारा करेक्ट है। अब पॉइंट 2 क्या है, वन डायमेंशन इज मार्क इन वन व्यू, इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन अनदर व्यू। मान लीजिए इसमें आपको 2 सर्किल बना दिए गए हैं, इन दोनों का आपको डायमीटर का डायमेंशन कैसे शो कर रहा है, मान लीजिए 5x और इसका 5x, ये 2 बार शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसको हमें एक ही बार में शो करना है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम कैसे शो करते हैं, देखिए ये वाली डायमेंशन यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे, 2 5x। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा करेक्ट है। अब 3 क्या है, डायमेंशंस आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम हिडन लाइंस, ये हमारा रॉन्ग है। डायमेंशन शैल बी गिवन टू विजिबल लाइन नॉट टू हिडन लाइन। ठीक है फ्रेंड, अगर इसको आप ऐसे शो करेंगे, ये हिडन लाइन से आप शो करेंगे, ये डिस्टेंस मान लीजिए y है, तो ये मेथड आपका रॉन्ग होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको आप विजिबल लाइन से शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो 3 रॉन्ग या 4 क्या है हमारा, डायमेंशन शुड बी गिवन फ्रॉम द बेस लाइन और सेंटर लाइन ऑफ अ होल, ये भी हमारा करेक्ट है। इसे हम कैसे देखेंगे, मान लीजिए ये 2 होल हैं, तो आप इन दोनों के बीच का आप कैसे करेंगे, सेंट्रल लाइन से। ठीक है फ्रेंड, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए ए है, तो पॉइंट हमारा 4 होगा। इसमें पॉइंट 3 रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि पॉइंट 3 रॉन्ग है, तो जितने भी ऑप्शन में 3 होगा वो सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए ए में 3 है, रॉन्ग, सी में भी 3 है, ये भी रॉन्ग, और डी में भी 3 है, तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी ही बचा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ हाईवे इंटरचेंजेस इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ। अगर हम हाईवे इंटरचेंज की बात करें तो ये क्या होता है, हाईवे इंटरचेंज इज रिफर्स टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन हाईवे टू अनदर हाईवे एट इंटरसेक्शन। मान लीजिए 2 हाईवे हैं, एक इंटरसेक्शन का पॉइंट है यहाँ पे, तो इन दोनों हाईवे पे अगर हमको ट्रैफिक चेंज करना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, सर्किल आर्क की। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सर्किल आर्क्स। अगर हम हाईवे इंटरचेंज की बात करें तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है डायरेक्ट इंटरचेंज, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट चेंज होता है। जैसे एक हाईवे ये है, एक हाईवे ये है, तो डायरेक्ट इंटरचेंज कैसे होगा, ऐसे। ठीक है फ्रेंड, फिर दूसरा टाइप क्या है, सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज। ये क्या होता है, अगर ये हाईवे है इसको हम ऐसे चेंज करें, सेमी डायरेक्ट, थोड़ा टर्न होके, तो ये वाला टाइप हमारा क्या कहलाता है, सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज। उसके बाद तीसरा टाइप क्या है, इनडायरेक्ट इंटरचेंज। इसे हम कैसे कहते हैं, इसे हम ऐसे इनडायरेक्ट इंटरचेंज, ऐसे सर्कुलर आर से। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों टाइप हैं जिसे आप फिगर में भी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ मल्टी व्यू ड्रॉइंग अ विजिबल और इनविजिबल लाइन रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग। पॉइंट 1 क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्फेसेस, ये हमारा करेक्ट है। 2 क्या है, एज व्यू ऑफ अ सरफेस, ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सरफेस, ये भी करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। आप फिगर में एक मल्टी व्यू ड्राइंग देख रहे हैं जिसमें 2 सर्फेसेस का इंटरसेक्शन, सरफेस का एज व्यू और लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सरफेस रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ व्यू शोइंग असेंबल्ड पार्ट्स सेक्शन लाइंस ऑन एडजेसेंट पीसेस आर ड्रॉन इन। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अपोजिट डायरेक्शन यूजली एट एन एंगल ऑफ 45। अगर हम सेक्शन लाइंस की बात करें तो सेक्शन लाइंस इमेजिनरी कट सरफेस को रिप्रेजेंट करती है और ये 45 डिग्री पे ड्रॉ की जाती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्लिक ड्राइंग हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अगर हम ऑब्लिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक ड्राइंग की बात करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑब्लिक ड्राइंग 2D और आइसोमेट्रिक ड्राइंग 3D। ठीक है फ्रेंड, ऑब्लिक ड्राइंग में हम जनरली ऑब्जेक्ट के फेस या फ्रंट साइड पे फोकस करते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम ऑब्जेक्ट के एज पर फोकस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऑब्लिक ड्राइंग में 45 डिग्री पे ड्राइंग की जाती है, जबकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 30 डिग्री पर ड्राइंग की जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर और इरेगुलर आउटलाइंस ऑन दी फ्रंट फेस शो इन देयर ट्रू शेप। जैसा कि आपको पता है ऑब्लिक ड्राइंग में हम ऑब्जेक्ट के फेस या फ्रंट साइड पर फोकस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्लिक ड्राइंग लीस्ट रियलिस्टिक होती है, लीस्ट रियलिस्टिक, जबकि अगर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग की बात करें तो ये क्या है 3D, इसलिए मोर रियलिस्टिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ डीमिंग डेडली डिजीजेस इन्वॉल्व। अगर हम डीमिंग डेडली डिजीजेस की बात करें तो डीमिंग ने 7 डेडली डिजीजेस को आउटलाइन किया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला सीरियस बैरियर है और मैनेजमेंट को फेस करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आ लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन। बाकी तीनों ऑप्शन ए में क्या है, इन मोबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे मोबिलिटी होगा तब करेक्ट होता। बी क्या है, आ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ पे क्या होता शॉर्ट टर्म, तब हमारा करेक्ट होता। डी क्या है, हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हाई डिग्री नहीं, यहाँ पे लो डिग्री होता, तब ये भी हमारा क्या होता करेक्ट होता। इन चारों के अलावा तीन और हैं, उसमें से पांचवा क्या है, पांचवा है एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट, छठवा है एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी और सातवां क्या है विजिबल फिगर ओनली फॉर मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट यूज फॉर आइडेंटिफाई एन आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस की बात करें तो ये एक स्टैटिकली अनस्टेबल कंडीशन को शो करता है। आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नॉन रैंडम वेरिएबल्स ड्यू टू असाइनेबल कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड, अब हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए क्या है, अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ अ सिंगल पॉइंट प्लॉट आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, हमारा करेक्ट है। बी क्या है, अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ देयर इज अ रन ऑफ 6 और मोर कंसेक्यूटिव पॉइंट्स स्टेडीली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये भी हमारा करेक्ट है। सी क्या है, अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ 9 और मोर कंसेक्यूटिव पॉइंट्स फॉल टू वन साइड ऑफ द सेंटर लाइन, ये भी हमारा करेक्ट है। डी क्या है, a process is assumed to be out of control if 2 or more consecutive points fall beyond the 1 sigma limit on the same side of the center line। 1 sigma limit हम नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं 3 sigma। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा पॉइंट डी यहाँ पे करेक्ट हो गया, सॉरी इनकरेक्ट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्वालिटी कंट्रोल मेथड। ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी टेस्टिंग, ऑप्शन सी लोडिंग और ऑप्शन डी सैम्पलिंग। इन चारों में ऑप्शन सी लोडिंग ये क्वालिटी कंट्रोल मेथड का पार्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोडिंग किसका पार्ट है, लोडिंग है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिग्री या फिर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। क्वालिटी कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड, अप्रेजल कॉस्ट ये क्या होती है, अप्रेजल कॉस्ट डिफेक्टिव पार्ट को सर्च करने में लगने वाली कॉस्ट होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू बिजनेस इश्यूज इन कमर्शियल परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए क्या है,
फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवर शिपमेंट होगा तो कमर्शियल परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो ये हमारा रॉन्ग है। बी क्या है, कोटेशन, ये भी रॉन्ग है। सी क्या है, टाइमली रिकंसिलेशन ऑफ कम्युलेटिव शिपमेंट्स, ये भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी क्या है, टाइमली सप्लायर रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम, ये हमारा करेक्ट है। अगर जो सप्लायर है वो टाइमली क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, कमर्शियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ मेजर ऑब्जर्वेशन। अगर हम टोटल वेरिएबिलिटी की बात करें तो इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है इनहेरेंट वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोसेस, जिसमें पार्ट टू पार्ट वेरिएशन होता है, और दूसरा टाइप क्या है, मेजरमेंट वेरिएशन, जो कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है। ठीक है फ्रेंड, फिर हम मेजर वेरिएशन को फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है वेरिएशन ड्यू टू गेज, जिसमें रिपीटेबिलिटी होती है, और दूसरा टाइप क्या है, वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर, जिसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा टोटल वेरिएबिलिटी का पार्ट है। फिर जो वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर है, इसे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑपरेटर और दूसरा क्या है, ऑपरेटर बाय पार्ट। तो मतलब ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी ये टोटल वेरिएबिलिटी का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, वेरिएबिलिटी बिटवीन पार्ट्स डायमेंशंस, ये टोटल वेरिएबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मेक्स टीक्यूएम मींस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बिजनेस मैनेजमेंट फिलॉसफी है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और कम्पिटिटिवनेस कंटिन्यूअस इंप्रूव होती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक पीडीसीए साइकिल होता है, पीडीसीए साइकिल। पी का मतलब क्या होता है, प्लान, डी का मतलब होता है डू, सी का मतलब होता है चेक, और ए का मतलब क्या होता है, एक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें ड्यूरेशन रिलेटिवली शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से जो टाइम फ्रेम होता है 1 साल से भी कम होता है। ठीक है फ्रेंड, इसकी वजह से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम से लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, वो करेक्ट होगा। द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज रिलेटिवली शॉर्ट इन ड्यूरेशन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेटो डायग्राम इन द प्रॉपर ऑर्डर। अगर हम पैरेटो डायग्राम या पैरेटो चार्ट की बात करें तो ये क्या होता है, पैरेटो चार्ट डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाने वाला एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिससे कि हम लिमिटेड टास्क को सेलेक्ट करते हैं जिसका किसी प्रोजेक्ट में एक सिग्निफिकेंट रोल या इम्पैक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्टिकल बार होते हैं, जिसकी हाइट प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है, और ये चार्ट जनरली प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट उसमें स्पेशली किसमें, 6 सिग्मा में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका प्रॉपर ऑर्डर देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट 2 डिसाइड ऑन द डाटा कैटेगराइजेशन सिस्टम। फिर उसके बाद 1 डिटरमाइन हाउ रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू बी जज्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 रैंक दी कैटेगरीज फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। फिर होगा 5 कंप्यूट दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा कैटेगराइज इन देयर चूजन ऑर्डर। फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, ग्राफ प्लॉट करना, मीन्स 4 प्लॉट अ बार ग्राफ। तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया, सबसे पहले सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर हो गया। तो ये किसने दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 97 क्या है, स्टेटमेंट 1 आपको क्या दिया है, इशू ऑफ शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन मेथड स्पेशली टू रेज लॉन्ग टर्म फंड। ये हमारा करेक्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेज करने के 2 मेथड होते हैं। पहला क्या है, इशू ऑफ शेयर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, और दूसरा मेथड क्या है, बोरोइंग स्टॉक, जिसे हम सेलिंग बॉन्ड भी कहते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 हम देख लेंगे, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल ओनर्स हु हैव रिस्ट्रिक्टेड क्लेम ऑन इनकम एज डिविडेंड। ये भी हमारा करेक्ट है। इक्विटी शेयर क्या होता है, जिसे हम कॉमन शेयर भी कहते हैं। जब कोई कंपनी इन्वेस्टर को शेयर अलॉट करती है तो उसे इक्विटी शेयर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप शेयर मार्केट पे किसी कंपनी का शेयर बेचते या खरीदते हैं,
तो ये बोला जाता है कि आपने कंपनी की इक्विटी ली है। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, द स्लिप मोड ऑफ डिफॉर्मेशन इज द कॉमन मोड इन ओनली वन क्रिस्टल एट एम्बिएंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। एम्बिएंट और एलिवेटेड टेम्परेचर कारण किसी भी क्रिस्टल में एटॉमिक प्लेन की स्लाइडिंग या स्लीपिंग को हम क्या कहते हैं, स्लीप डिफॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। अब 2 क्या है, अ स्लीप प्लेन एंड अ स्लीप डायरेक्शन दैट लाइज ऑन इट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ स्लीप सिस्टम। अगर हम स्लीप सिस्टम की बात करें तो वो इक्वल टू होता है स्लीप डायरेक्शन प्लस स्लीप प्लेन। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम रिलेशन की बात करें तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज वर्ड यूज कर लेते हैं तो अब देखिए क्या होगा, द स्लीप मोड ऑफ डिफॉर्मेशन इज द कॉमन मोड इन ओनली वन क्रिस्टल एट एम्बिएंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर बिकॉज a slip plane and a slip direction that lies on it together constitute a slip system। तो ये हमारा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ए में क्या रहता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम एफसीसी क्रिस्टल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफसीसी क्रिस्टल की बात करें तो इसमें स्लिप प्लेन क्या होगा, 1 1 1। मैकेनिकल वाले से अच्छे से समझ सकते हैं। और स्लिप डायरेक्शन क्या होगा, ये है स्लिप प्लेन, और स्लिप डायरेक्शन ये क्या होगा, ये हमारा होगा 1 0 1। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्लिप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट 1 आप क्या दिया है, मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बियर फ्रूट ओनली व्हेन एप्लीकेशन ऑफ आईटी इज प्रिसीडेड बाय प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है फ्रेंड, अगर हम ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रशासन। ठीक है फ्रेंड, ई गवर्नेंस का एक फॉर्म है जिसमें कि गवर्नमेंट के वेरियस लेवल जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और दोनों का कंबाइंड जिसे हम ट्रिपल पी भी कहते हैं, इन तीनों सेक्टर में आईसीटीज को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना जिससे कि गुड गवर्नेंस इनहेंस हो सके। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए 2005 में सार्क का सेटअप किया गया था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है फ्रेंड, सार्क का जो सेटअप किया गया था इसका मेन मोटो क्या था, इसका मेन मोटो था ई गवर्नेंस को प्रमोट करना। ठीक है फ्रेंड, और सार्क ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, ये सार्क की रिपोर्ट कही है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें पहले रिपोर्ट का मतलब ये है कि इसमें री इंजीनियरिंग का यूज करना, और री इंजीनियरिंग का मेन एम था कि अननेसेसरी प्रोसेस हैं उनको रिमूव करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके इफिशिएंसी को बेटर करना। अब दूसरा स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं, इनिशिएटिव विच सेव द सिटीजन्स टाइम्स मनी एंड इफर्ट are able to succeed even when back in computerization is not done। ICTs में क्या होता है, end to end बेस्ड रहता है जिससे कि टाइम, मनी और इफर्ट सेव होता है। अगर हम देखें ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सार की रिपोर्ट के हैं और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई लिंक नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं रहता। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है, मोरल प्लूरलिस्ट्स मेंटेन दैट देयर आर मोरल ट्रूथ बट दे डू नॉट फॉर्म अ बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट ट्रूथ इन द वे दैट वन फाइंड्स इन साइंस और मैथमेटिक्स। ये हमारा करेक्ट है। अगर हम मोरल प्लूरिज्म की बात करें तो मोरल प्लूरिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा आइडिया या फिलॉसफी है जिसमें कि मोरल्स व्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, जबकि हमको ये पता है कि जितने भी मोरल व्यू हैं वो सारे के सारे इक्वली करेक्ट हैं। जैसे डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट मोरल व्यू हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो अपने वर्कर को गिफ्ट दे रही है
और दूसरी कंपनी बी है वो अपने वर्कर को बोनस दे रही है, मीन्स मनी दे रही है, ये दोनों ही इक्वली करेक्ट हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोरल प्लूरलिज्म। ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम मोरल प्लूरलिस्ट की बात करें, ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कोई भी डिसीजन या एक्शन लेने से पहले सारे मोरल व्यूज को एनालाइज करते हैं, ना कि सिर्फ एक के ओपिनियन को। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बट दे डू नॉट फॉर्म अ बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट ट्रूथ इन द वे दैट वन फाइंड्स इन साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक का ओपिनियन नहीं लिया जाता है, सारे ओपिनियन को एनालाइज करते हैं, फिर जो करेक्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, मोरल ट्रूथ आर रियल बट पार्शियल। इसे भी हम देखेंगे। अगर हम मोरल ट्रूथ की बात करें तो मोरल ट्रूथ रियल होते हैं लेकिन पार्शियल होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एथिकल ग्रुप होते हैं और सभी एथिकल ग्रुप का अपना अपना मोरल व्यू होता है। ठीक है फ्रेंड। इससे हम ये कह सकते हैं कि मोरल ट्रूथ तभी बेनिफिशियल होगा जब वह सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, ना कि किसी एक ग्रुप या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की। तो हम स्टेटमेंट 2 को करेक्ट मान सकते हैं और स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। अगर हम देखें कि दोनों के बीच में कोई लिंक है कि नहीं, ये स्टेटमेंट पढ़िए और इन दोनों के बीच में अगर आप बिकॉज लगा देते हैं तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बिकॉज मोरल ट्रूथ आर रियल बट पार्शियल। ठीक है फ्रेंड, मीन्स अलग अलग एथिकल ग्रुप के लिए अलग अलग मोरल व्यू हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट होते हैं और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है।